अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशंस को देखा था इनकम फ्रॉम सैलरी की, जिसमें हमने देखा था कि एम्प्लॉय की क्या डेफिनेशन है, एम्प्लॉयर की क्या डेफिनेशन है, और एम्प्लॉयमेंट जो एक रिलेशन बनता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के दरमियान, उसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है। आज हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आज हमने डिस्कस करना है, ये हमने एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट आज जो हमने डिस्कस करना है वो है कि सैलरी जो है इसको टैक्स कैसे करना है। ठीक है। सैलरी, आपको याद होगा जब हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ा था। ठीक है। तो हमने वहां पे कहा था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स होगी जब वो रिसीव हो जाए। ठीक है। रिसीव हो जाए या जब वो रिसीवेबल हो। ठीक है। ये मैंने पता नहीं रिसीव के स्पेलिंग गलत लिख दी है। जब वो मिल जाए या आपको मिलने वाली हो, इसका मतलब क्या है कि अक्रूवल बेसिस के ऊपर हम जो था वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को टैक्स करते थे। मतलब जिस मंथ का रेंट आपको मिलना है या मिल गया है, वो मंथ जो है वो आपका टैक्सेबल होगा उस साल के अंदर। ठीक है। जहाँ पे आपने अर्न कर लिया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अब सैलरी की बात आती है, इनकम फ्रॉम सैलरी में आपको कब टैक्स देना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कहा गया है एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय। ठीक है। वो सैलरी जो एम्प्लॉय को रिसीव होगी, ठीक है, अदर देन एग्जाम्प्ट सैलरी, ठीक है, जो एग्जाम्प्ट नहीं है, शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी में हो जाएगा टैक्स को चार्ज। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड है रिसीव्ड, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रिसीव्ड बेसिस के ऊपर आपने सैलरी को टैक्स करना होता है। जब आपको पैसे मिल गए तो आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल, ये ये भाई साहब एक जो है ना, इनको एक जॉब मिली। ठीक है। इनका नाम है मिस्टर ए। इनको जॉब मिली। इनको ये जॉब मिली थी 2023 में। ठीक है। ये 2023 हमारा स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2022 से, और ख़त्म हुआ होगा 30/6/2023 को। ठीक है। और यहाँ से नया साल शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2023 से, और वो ख़त्म हुआ होगा 30/6/2024 को। ये 2024, ये 2023। अच्छा, इनको ये जॉब मिली जाके कहीं से कि जनवरी में। ठीक है। जनवरी 2023 में इनको जॉब मिली। अब इसको इसके 6 माह इसने यहाँ पे काम किया, ठीक है, इस कंपनी में। और इसको 6 माह की ही सैलरी मिल गई 30/6/2023 से पहले पहले। मतलब कंपनी की क्या पॉलिसी होगी, वो कहते होंगे कि भाई लास्ट डे ऑफ द मंथ को ना आपको हम सैलरी दे देंगे। ठीक है। डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं। कुछ कंपनीज कहती हैं हम नेक्स्ट फ्यू डेज के अंदर, अगले महीने के कुछ अगले 2-4 दिनों के अंदर आपको पिछले महीने की सैलरी दे देंगे। लेकिन कुछ कंपनीज क्या होती हैं, वो महीना एंड होने से पहले दे देते हैं। तो सिंपल रखने के लिए हम कहते हैं कि इसको जो है ना वो जो सैलरी थी ना वो मिल रही थी हर महीने की लास्ट डेट को। ठीक है। मतलब अगर इसने जनवरी से स्टार्ट किया है तो 31 जनवरी 2023 को इसको इस पूरे महीने जनवरी की सैलरी मिल गई होगी। ठीक है। सो इसने जनवरी का महीना काम किया है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसने 6 मंथ यहाँ काम किया। ठीक है। और 6 मंथ की ही इसको सैलरी मिल गई 30 जून 2023 से पहले पहले। इसका मतलब यह है कि अगर इसकी सैलरी हम कहें कि इसकी सैलरी थी 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 1,20,000 की सैलरी इसको मिल गई। वो कब मिल गई? 2023 से एंड होने से पहले पहले, 30 जून 2023 से पहले पहले। सो इसका इनकम फ्रॉम सैलरी में कितने पैसे जाएंगे? सैलरी में कितने पैसे जाएंगे? 1,20,000। ठीक है, जो इसको रिसीव हुए। ठीक। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। उसके बाद यकम जुलाई आ गया, सो इसको जुलाई के अंदर भी सैलरी मिली,
और जो है वो अगस्त के अंदर भी, सितंबर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सोन चलते गए। अच्छा, अब जो था वो ये हुआ कि जब इसको सैलरी मिलती रही जो है ना अप्रैल तक। अप्रैल के बाद जब मई का मंथ था और फिर जून का मंथ था, इन 2 महीनों के अंदर कंपनी के पास जो थे वो पैसे नहीं थे। ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से कंपनी ने कहा कि भाई आप हमारे साथ तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो मिस्टर, हम आपको ना इंशाल्लाह जाके अगस्त में पेमेंट कर देंगे जितने महीने की भी सैलरी पेएबल हुई। ठीक है, सो इसको मई की सैलरी भी नहीं मिली, जून की सैलरी भी नहीं मिली, तो इसको कितने महीने की सैलरी मिली होगी? से हम कहते हैं कि इस पूरे साल में 12 महीने थे, 2 महीने की नहीं मिली, तो 10 महीनों की सैलरी मिली होगी। ठीक है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसको इस साल इनकम फ्रॉम सैलरी में जो पैसे लेके जाने हैं वो लेके जाने हैं 2 लाख रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसने ये चाहे 2 महीने काम किया था, मई का महीना भी इसने काम किया होना है और जून का महीना भी काम किया होना है। ठीक है, इसने सैलरी अर्न कर ली थी इन दोनों महीनों की। ठीक है, बट इसको रिसीव नहीं हुई थी। अर्न कर ली थी लेकिन रिसीव नहीं हुई थी, तो जब तक इसने ये सैलरी रिसीव नहीं की तब तक हम इसको चार्जेबल टू टैक्स नहीं कहेंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, सिंपल रूल है कि सैलरी वाला जो हेड है इसके अंदर हमने वो इनकम टैक्स को चार्ज करवानी है जो रिसीव हो गई होगी। ठीक है, सिंपल ये इसका तरीका है। सिंपल हमने वो टैक्स करवानी है जो उसको रिसीव होगी होगी। तो पहले साल में 2023 में इसको 6 महीने की रिसीव हुई थी सैलरी, हमने वो सारी टैक्स करवा दी। इस साल उसने हालांकि 12 महीने काम किया लेकिन उसको रिसीव कितनी हुई? 10 महीनों की सैलरी। तो हमने इसको इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्जेबल भी 10 महीनों की सैलरी को करवा दी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर अगर हम चले जाएं 2025, तो इसको इस 2025 में इसने 12 महीने काम किया। ठीक है, लेकिन इसको 2 महीने की सैलरी दो जो 2024 की रिमेनिंग थी वो भी 25 में मिली होगी। सो यहाँ पे हमने अब इसकी जो सैलरी चार्ज करवानी है टैक्स को, वो हम 12 नहीं 14 महीने की करवाएंगे, क्योंकि इसको 2025 में जो सैलरी मिली है वो 14 महीने की सैलरी मिली है। 2 महीने की वो सैलरी जो 2024 में इसने कमाई थी लेकिन 2024 में इसको नहीं मिली थी, वो भी 25 में मिल रही है। सो ये कॉन्सेप्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी का कि इसमें आपको जो है वो सैलरी जो रिसीव होती है उसकी बेस के ऊपर आपने टैक्स करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा मज़ीद डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़ी सी मज़ीद कॉम्प्लिकेट करेंगे। जैसे कि सैलरी मिलना बहुत आसान नहीं होता कि आप उसको कहोगे जिस मंथ आपने काम किया उसी मंथ आपको सैलरी मिल रहा है। सैलरी बेसिकली नेक्स्ट मंथ पे मिल रही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ में जब सैलरी मिल रही होगी तो फिर आपको देखना होगा कि सैलरी किस तरीके से मिल रही है और कितनी मिल रही है। आगे चलते हैं। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट्स बेसिस। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है, जो सैलरी है इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड, ये टैक्स कैसे होता है? रिसीट्स बेसिस के ऊपर। ठीक है, जब मिलते हैं तब, नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस के ऊपर नहीं होता कि जैसे आपने अर्न किया तो आप उसके ऊपर टैक्स दे दो, ये रिसीट्स बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, मिस्टर सैयद आमिर अली हैं जो कि वर्किंग एज सीएफओ इन अ कंपनी, एक सीएफओ के तौर पे काम कर रहे हैं कंपनी में। ही ज्वाइन द कंपनी ऑन 1 अगस्त 2010। इसने 1 अगस्त 2010 को कंपनी को ज्वाइन किया। अच्छा, अब ये अगर 1 अगस्त 2010 को इसने ज्वाइन किया है तो मुझे आपने बताना है कि ये टैक्स ईयर कौन सा था। तो टैक्स ईयर ये है हमारा टैक्स ईयर 2011। ठीक है, सॉरी 2011, टैक्स ईयर 2011 जो कि एंड होगा 30/6/2011 को। ठीक है, तो इसने क्या किया है? इसने कंपनी को ज्वाइन किया है 1 अगस्त 2011, सॉरी 1 अगस्त 2010 को। ठीक है, इसने 1 अगस्त 2010 को ज्वाइन किया कंपनी को। अच्छा, इन टैक्स ईयर 2011 हिज सैलरी पर मंथ वाज, जो टैक्स ईयर 2011 था इसकी सैलरी थी पर मंथ 30,000। ठीक है,
इसको सैलरी जो मिल रही थी पर मंथ वो थी 30,000, मतलब इस पूरे साल में इसको 30,000 के हिसाब से सैलरी मिल रही होगी। इन टैक्स ईयर 2012, उससे अगले की बात आ गई है, ये 30 जून को खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, टैक्स ईयर 2012 की बात कर रहे हैं। हिज सैलरी पर मंथ वाज 40,000, अब उसकी 40,000 होगी। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ठीक है, इट pays salary to employees on second day after the end of each month, ठीक है। वो हर मंथ खत्म होने के दूसरे दिन जो है वो सैलरी देती है। फॉर एग्जांपल इसने अगर ज्वाइन किया था 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त को इसने ज्वाइन किया है, तो ये अगस्त का महीना जब एंड हुआ तो इसके अगले आया सितंबर का महीना। सितंबर के महीने के दूसरे दिन, ठीक है, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन जब हुआ सितंबर का, तब इसको सैलरी मिली होगी अगस्त की। एंड सो ऑन, इसी तरह चलता हुआ होगा। जब सितंबर खत्म हुआ होगा तो सितंबर के महीने की जाके इससे अगले सितंबर अक्टूबर के अंदर सेकंड डे को मिल रही होगी, ठीक है। इसी तरह अगर जनवरी है तो वो फेब के महीने में सेकंड डे को सैलरी दे रहे होंगे, सो ऑन इसी तरह चलता जा रहा होगा। कंपनी की पॉलिसी है कि जिस महीने का आपने काम कर लिया वो महीना जैसे ही खत्म होगा अगले 2 दिनों के अंदर आपको हम सैलरी दे देंगे, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने करना यह है, कैलकुलेट करनी है हिज सैलरी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2011 और टैक्स ईयर 2012, ठीक है। बेसिस जो है वो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है, उसके ऊपर हमने इसकी वर्किंग करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमने करना कैसे है। हमें पता है कि हम हमेशा स्टार्ट ऐसे करते हैं कि मिस्टर सैयद, ठीक है, आमिर, और हमने इनकी क्या करनी है, हमने इनकी सिर्फ सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी है, ठीक है। टैक्स ईयर 2011 की, ठीक है, टैक्स ईयर 2011 के हमने इनकी सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी। अब आपने मुझे बताना है कि बेशक वीडियो को यहाँ पे पॉज करो आप लोग, और आपने मुझे बताना है कि कितने महीने उसने काम किया है, ठीक है। कितने महीने काम किया है पहले ये बताएं, और फिर आपने मुझे बताना है कि कितने मंथ की उसको सैलरी मिली होगी, ठीक है। सो ये एक दफ़ा आप सोच लें, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो अगस्त में उसने ज्वाइन किया था, तो उसने अगस्त के महीने में ज्वाइन किया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसने काम कितने महीने किया, 11, ठीक है। अब बात आ जाती है कि उसको सैलरी कितने महीने की मिली होगी। क्यों? क्योंकि हमने तो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड को सिर्फ वही सैलरी चार्ज करवानी है, चार्जेबल टू टैक्स करवानी है, जो कि रिसीव हुई है, ठीक है, जो कि रिसीव हुई है। और यहाँ पे रिसीव हुई, कितनी रिसीव हुई होगी, अगस्त के महीने में इसने काम किया, तो 2 सितंबर को इसको अगस्त की सैलरी मिली, ठीक है। तो इसी तरह ये 2 सितंबर को मिली होगी, सॉरी 2 अक्टूबर को, हर मंथ के सेकंड को इसको सैलरी मिलती रही होगी। अब इसको जो पहली सैलरी मिली होगी जो हमने टैक्स करवानी है वो तो 2 सितंबर को मिली होगी, एक, ठीक है। सितंबर की सैलरी मिली होगी अक्टूबर को, दो, अक्टूबर की मिली होगी नवंबर को, तीन, नवंबर की मिली होगी इसको दिसंबर को, ठीक है, चार, दिसंबर की मिली होगी जनवरी को, पाँच, जनवरी की फेब को, छः, फेब की मार्च को, सात, फिर आठ, और फिर अप्रैल की मई को, नौ, और मई की मिली होगी जाके जून को, 10, और जून की जाके मिली होगी नेक्स्ट टैक्स ईयर में यहाँ पे कहीं जुलाई के अंदर, 2 जुलाई को, ठीक है। हमारा टैक्स ईयर तो यहाँ पे जून के एंड पे ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि इसको सैलरी कितने मंथ की मिली, ये क्वेश्चन है कि सैलरी कितने मंथ की मिली। तो सैलरी इसको मिली है 10 मंथ की, ठीक है। इसको सैलरी जो मिली है वो मिली है 10 मंथ की। सो इसकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है
को हम यहाँ पे जब लिखेंगे सैलरी, तो वो आ जाएगी आपकी, कितनी थी तब इसकी सैलरी, तब थी 30,000। ठीक है, 30,000। तो 30,000 थी, और कितने महीने की मिली, 10 महीने की। तो ये कितनी इसकी बन गई सैलरी, जो कि इसने चार्जेबल टू टैक्स करवानी है, वो बन गई 3 लाख रुपए। ठीक है, ठीक है। और जो अब हम बात कर लेते हैं कि इसने टैक्स ईयर 2012 के अंदर जो सैलरी कमाई वो कितनी है। अब ज़रा इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से ही आगे चलते हैं। मैं वैसे ये रिमूव करता हूँ। बस आपने ये याद रखना है कि इसको जो 30,000 सैलरी थी ना, जो जून के मंथ की थी, वो नेक्स्ट ईयर मिलनी है। ठीक है, यहाँ से फिर हम कहानी शुरू करेंगे। अच्छा, हमने ये कह दिया कि इसका तो जो सैलरी वाली अमाउंट थी इसकी, वो तो जाके चेंज होनी है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, टैक्स ईयर 2012 के अंदर जाके ना इसकी सैलरी होगी 40,000। ठीक है, तो अब ज़रा दोबारा से शुरू करते हैं। टैक्स ईयर 2012 की बात कर लेते हैं। ठीक है, जुलाई आ गया। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, इस महीने की सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी है इस महीने की 40,000, इसकी भी 40,000। ठीक है, 40,000, 40,000 एंड सो ये 40,000 है इसकी सैलरी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस 2012 का जो टैक्स ईयर है, इसमें इसकी सैलरी कितनी टैक्सेबल करवानी है, हमने चार्ज टू टैक्स करवानी है। अब ये इसने कमाई कितनी, जुलाई के महीने की 40,000। ठीक है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने तो इनकम फ्रॉम सैलरी जो टैक्सेबल करवानी है, वो तो रिसीट्स बेसिस पे करवानी है, तो इसको रिसीव कितनी हुई। इसको रिसीव जो हुई होगी वो पिछले साल की जून की जाकर रिसीव हुई होगी जुलाई में, जो कि 30,000 थी। ठीक है, इसका मतलब है 30,000 तो इसको रिसीव हुई, जो पिछले जो था ना पिछले साल की थी, वो इस साल जुलाई में जाकर रिसीव हुई। इस साल की जो जुलाई की 40,000 थी, वो जाके इसको अगस्त में रिसीव हुई होगी, अगस्त की सितंबर में, सितंबर की अक्टूबर में, अक्टूबर की नवंबर में, एंड सो ऑन, ये चलता गया। और फिर यहाँ पे एक मंथ रह गया होगा जिसकी अगले साल जाके हुई हो। ठीक है, सो अब ज़रा हम इसकी वर्किंग करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी की। तो इनकम फ्रॉम सैलरी अब दो अमाउंट्स हैं। एक है जो रिसीव हुई है पिछले साल की 30,000 के हिसाब से। ठीक है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये जुलाई में रिसीव होगी। और प्लस एक है 40,000, ये कितने मंथ की है, ये देखो मैंने ये सैलरी लिखी है, सैलरी के अमाउंट, ये मंथ के नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ गए। अब ये 40,000 जो है, ये 40,000 कितने मंथ की इसको मिली होगी, देखो जुलाई की जाके अगस्त को मिली होगी, अगस्त एक। ठीक है, अगस्त के सितंबर को 2, सितंबर के अक्टूबर को 3। ठीक है, सितंबर की अक्टूबर को मिली 3, अक्टूबर की नवंबर को मिली 4, नवंबर की दिसंबर को मिली 5, दिसंबर की जनवरी को 6, जनवरी की फेब को 7, फेब की मार्च को 8, मार्च की अप्रैल को 9, और अप्रैल की मई को 10, और मई की जून में 11। ठीक है, अब इसको पूरे इस साल में एक्चुअल में 12 सैलरियाँ ही मिली हैं। एक सैलरी क्या है पिछले साल की, जो इस साल मिली है, और 11 इस साल की। ठीक है, इस साल की जून के मंथ की अगले पीरियड में चली गई होगी। सो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये हमारे पास जो है इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आई थिंक 4,70,000। ठीक है, ये क्या है, इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है जो इसने टैक्स करवानी है टैक्स ईयर 2012 में। ठीक हो गया। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमने देखना है कि कब सैलरी रिसीव हो रही है। सो इस अगर एग्जांपल को देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो आपने देखनी है। नंबर एक तो आपने डेट्स को याद रखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के अंदर। नंबर दो, आपने सैलरी के अमाउंट को याद रखना है। ठीक है, दोनों सैलरीज के अमाउंट को।
नंबर 3, सैलरी रिसीव कब होती है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो तो आप समझोगे ही समझोगे। सो ये रिक्वायरमेंट और ये कब मिलती है, सैलरी की अमाउंट कितनी है और डेट्स वगैरह का ख्याल, ये 4 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैलरी के टॉपिक में। इन 4 चीज़ों के ऊपर तो बहुत आपने फोकस करना। ठीक है, सो अभी हम इसका सोल्यूशन वैसे भी देख लेते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्स क्या थी, 10 मंथ थे और पर मंथ सैलरी 30,000 थी, तो 3 लाख थी। टैक्स ईयर 2011 की। ठीक है, और पहली सैलरी जो रिसीव हुई होगी वो रिसीव हुई होगी सितंबर को, 2 सितंबर को। 2012 की अगर हम बात करें तो एक महीने की 30,000 ही रही सैलरी जो कि लास्ट ईयर से आ रही थी, और नेक्स्ट 11 ईयर्स की आपको 40,000 के हिसाब से मिली, तो ये टैक्सेबल है। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ये रिसीट्स बेसिस के ऊपर टैक्स होगी, ना कि एक्रूवल बेसिस के ऊपर। ठीक है, चले अब नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि व्हेन अ सैलरी इज ट्रीटेड टू बी रिसीव्ड, कब ये समझा जाएगा कि सैलरी जो है वो एम्प्लॉय को रिसीव हो गई है। ठीक है, अब ये कब रिसीव हुई है, ये क्वेश्चन बच्चों के माइंड में भी शायद उस तरीके से ना आ रहा हो। बच्चे तो कहेंगे कि भाई जब उसको पैसे मिल गए तब रिसीव हो गए, नहीं। जो एम्प्लॉयमेंट होती है ना उसमें आपको रिसीव और तरीकों से भी हो सकती है, वो अब वन बाय वन हम समझते हैं। A person shall be treated as having received an amount। ठीक है, एक पर्सन को समझा जाएगा कि उसने रिसीव कर ली है एक अमाउंट। ठीक है, या बेनिफिट या पर्क। ठीक है, ये पर्क क्या होता है, ये आपने अभी इस पे ज़्यादा जोर नहीं डालना, हाँ गूगल कर लो। ये आपके कोई बेनिफिट जो होता है ना उसी को पर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय की बात हो रही है, कब समझा जाएगा कि एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट मिल गया एम्प्लॉय की तरफ से, या पर्क मिल गई है या कोई अमाउंट मिल गई है। ये तब समझा जाएगा इफ इट इज नंबर 1 एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन, उसको एक्चुअली मिल गई। ठीक है, सेकंड क्या है, अप्लाइड। अप्लाइड कैसे हो सकती है, ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, कि उस पर्सन के बिहाफ पे कहीं पे अप्लाई कर दी गई हो। एट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पर्सन, उस पर्सन के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो किसी को पे कर दिया गया हो या उसको कहीं लगा दिया गया हो। अंडर एनी लॉ, और अप्लाई कर दी गई हो अंडर एनी लॉ। अब ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एक सेकेंड। एंड मेन अवेलेबल टू द पर्सन, और उसके लिए दस्तयाब कर दी गई। अब जरा इन सब पॉइंट्स को ना एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जो पहला पॉइंट है ना उसमें क्या है कि से मिस्टर ए जो है, ये मिस्टर ए है, ये इसका बॉस है। ठीक है, इससे हम कहते हैं इसका एम्प्लॉयर है मिस्टर बी। ये 31 तारीख महीना एंड हुआ, तो कब समझा जाएगा कि इसको सैलरी मिल गई है। ठीक है, एक है कि मिस्टर ए हैज रिसीव्ड द सैलरी इन कैश, कि इसको कैश में मिल जाए। से हम कहते हैं कि इसकी ना मिस्टर ए की सैलरी जो है, जो इसको एग्री किया गया है एग्रीमेंट में, वो सैलरी है 50,000, इसको 50,000 मिलनी। ठीक है, अच्छा, अब जब सैलरी का टाइम आया, से 31 तारीख को सैलरी इनको मिल जाती है, तो 31 जब टाइम खत्म हुआ तो मिस्टर ए भागा भागा आया मिस्टर बी के पास। तो मिस्टर बी ने कहा ठीक है भाई सैलरी ले लो। मिस्टर ए ने कहा कि सर मुझे ना आप फ़ौरन थे ना कैश में ना, या बैंक अकाउंट में मुझे दे दें 30,000। ठीक है, तो ये जो 30,000 इसको कैश में मिले, ये समझा जाएगा कि इसने रिसीव कर लिए हैं। मिस्टर ए शैल बी ट्रीटेड हैविंग रिसीव्ड। ठीक है, रिसीव कर लिए गए। जब ये एक्चुअली उसको मिल गए हैं, कैश इसको मिली होगी। ठीक है, ये इस लिफाफे में डाल के कैश दिए, ये इसने अपनी पॉकेट में डाल दिया होगा। तो ये एक तो ये तरीका है कि इस सूरत में समझा जाएगा, जब आपको कैश मिल गया तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअली आपने रिसीव कर लिया, तो ये आपकी रिसीट समझी जाएगी सैलरी की। सेकंड क्या है कि अब ये जो है ना अप्लाई होने लगी है, मिस्टर बी जो है जो कि एम्प्लॉयर है, ये कहीं पे इन इसकी जो बाकी कितनी बच गई थी, देखो उसने 30,000 तो कैश ले ली, इसका मतलब है बाकी जो 20,000 है ये भी रहते थे। अब ये मिस्टर बी 20,000 को ना इसके कहने पे अप्लाई करने लगा है किसी तरह। ठीक है, या इसके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अप्लाई करने लगे, वो अब देखते हैं कैसे होता है। वो भी समझा यही जाएगा कि इसको
सैलरी मिल गई है, लेकिन वो कैसे मिल रही है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मिस्टर बी है ना, इसने क्या किया, इसकी सैलरी का ना 2,000 रुपये काटे, ठीक है। ये 50,000 में से 30,000 तो उसको कैश में दे दिया, ये 2,000 रुपये काटे, और employer deducted rupees 20,000 per month from the employee salary and deposited the same amount in provident fund maintained on behalf of the employee। अच्छा, इसके बिहाफ पे ना एक प्रोविडेंट फंड मेंटेन किया गया था, ठीक है, उसमें जमा करवा दी, ठीक है। मतलब कि ये एम्प्लॉयर ने अपने किसी जाति काम में नहीं रखे, या ये अपने ऑफिस में पैसे नहीं रखे, ये इसके बिहाफ पे उसने कहीं पे अप्लाई कर दिए, ठीक है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड बेसिकली एक फंड होता है जो कि वर्कर्स, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके फायदे के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें उसने जमा करवा दी। तो अभी प्रोविडेंट फंड डिटेल में चल के आगे पढ़ेंगे भी हम। अभी आपने ये समझना है कि ये जो 2,000 थे ना, ये इसने इसके प्रोविडेंट फंड में जमा करवा दी। अब ये 2,000 इसको नहीं मिले, ठीक है, लेकिन ये समझा जाएगा कि इसको मिल गए हैं। क्यों मिल गए हैं? क्योंकि इसके बिहाफ पे वो कहीं पे अप्लाई हो गए, ठीक है। ये भी हो सकता था कि मिस्टर जो है ना, ये इसको कहता कि सर ये 2,000 ना आप साइड पे रख दें अपने ड्रॉर में, मैं फिर कभी ले लूँगा, क्योंकि ना ये 2,000 अगर मैं ले जाऊंगा ना, मेरे से लग जाने, तो आप अपने पास रख लें। तो ये बेशक उसको मिले नहीं है कैश में, लेकिन उसके बिहाफ पे जो है ना कहीं लगा दिए हैं इसने, मिस्टर बी ने, तो ये अप्लाई हो गए, ठीक है। सेकंड, अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने ये कर लिया ना, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, के इसके बिहाफ पे प्रोविडेंट फंड में जमा हो गए, तो ये भी समझा जाएगा कि रिसीव हो गए। आप पढ़ने लगे एट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पर्सन, के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कैसे पैसे मिलते हैं। Mr. Sheikh is working as an employee of company. He has instructed to pay 10,000 as club member fee, ठीक है। हम तो मिस्टर शेख की बात नहीं करते, हम तो मिस्टर ए की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर ए ने अपने इस बॉस को कहा, इसको, कि सर ये जो मेरे आपके पास बाकी पैसे रहते थे ना, ठीक है, 30,000 तो मैंने कैश में ले लिए, 2,000 जो है आपने प्रोविडेंट फंड में जमा करवा दी, बाकी अभी भी मेरे आपके पास जो है ना वो 18,000 रुपया रहता है, उसमें से 10,000 ना मैंने एक क्लब की मेंबरशिप ली हुई है, ठीक है। वो जिम शिम हो सकता है या कोई स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, काइंडली ये ना आप उसके उनके अकाउंट में मेरे बिहाफ पे जमा करवा दें, ठीक है। वो मंथली आपने सब्सक्रिप्शन देनी होती है ना, मेंबरशिप फी देनी होती है, ये वो है। तो 10,000 क्या हुआ कि मेंबरशिप फी जो है ना, इसने इंस्ट्रक्शन दी एम्प्लॉय ने, ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये उसके 10,000 जो है ना वो लगा दिए गए। तो ये भी समझा जाएगा कि ये इसको रिसीव हो गए हैं, चाहे इसने कैश की सूरत में नहीं लिए, लेकिन ये समझा जाएगा कि इसको रिसीव हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अंडर एनी लॉ। अब अप्लाइड जरा पढ़ें। पहला पॉइंट था एक्चुअली रिसीव बाय द पर्सन, कि उसने कैश में ले लिए या बैंक की सूरत में, चेक की सूरत में ले लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, के एम्प्लॉय के बिहाफ पे कहीं पे पैसे लगा दिए। अप्लाइड ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन, के उसके कहने पे, उसकी इंस्ट्रक्शन पे कहीं पे लगा दिए। तीसरा है अप्लाइड अंडर एनी लॉ, कि किसी भी कानून के तहत लगा दिए। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। अंडर एनी लॉ का मतलब है कि यहाँ पे तो मिस्टर अमजद है, हम इसी बंदे को कहेंगे, इसकी सैलरी कम पड़ जानी है, खैर। अच्छा, मिस्टर अमजद इज वर्किंग एज ए एम्प्लॉय इन कंपनी ऑन मंथली सैलरी ऑफ 40,000, इसकी 40,000 की सैलरी थी। अच्छा, इसने मिस्टर अमजद ने ही हैज मेड डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 25,000। ये जो मिस्टर अमजद है, ये हम इस एग्जांपल को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं, या हम मिस्टर अमजद की एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर अमजद जो हैं, इनकी सैलरी थी 40,000, ठीक है। इनके पास कोई प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर इन्होंने टैक्स देना होगा, इन्होंने टैक्स नहीं दिया, इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, इन्होंने कहा भाई मैं टैक्स देता, जाओ ले लो, लेना तो, ठीक है। 25,000 का इन्होंने टैक्स मार दिया। अब वो सिनेरियो क्या बना कि वो टैक्स वालों ने उसके ऊपर जो है वो केस कर दिया होगा, कोर्ट में चलेगी बात, कोर्ट पासिस एन ऑर्डर टू द कंपनी टू डिडक्ट 25,000। कोर्ट ने, अब अदालत ने ये कहा कि भाई मिस्टर अमजद के जो एम्प्लॉयर है ना, जो जिस कंपनी में ये जॉब करता है, उनको कहा कि भाई अमजद खुद से नहीं दे रहा, तुम इसकी सैलरी में से 25,000 काट के तो इधर जमा करवा दो प्रॉपर्टी टैक्स की सूरत में, ठीक है, एंड डिपॉजिट द सेम इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है। When employer will follow this instruction, employee will be treated as has received the salary। अब ये
जब इंस्ट्रक्शन कोड की पूरी होगी, ठीक है, किसी भी कानून के तहत अगर वो पैसे कहीं लगा दिए गए तो वो पैसे ऐसे ही समझे जाएंगे कि उसको सैलरी मिल गई है, मिस्टर अमजद को सैलरी मिल गई है। अब ये कंपनी क्या करेगी, 40,000 में से 25,000 काट के तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देगी और समझा यही जाएगा कि भाई इसको सैलरी मिली। देखो ये क्यों कहा गया कि इन तीनों को भी ऐसा ही समझा जाएगा कि ये उस बंदे ने सैलरी ले ली है। अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये है कि इस बंदे की सैलरी थी 50,000, ठीक है। इस 50,000 में से अगर ये खाली 30,000 कैश लेता और हमेशा इस बेस के ऊपर टैक्स देता कि भाई मैं तो जितने पैसे ले रहा हूँ मेरी तो उतनी ही इनकम बन रही है, ठीक है, जितने मैं कैश में ले रहा हूँ तो उतनी इनकम बन रही है, मैं तो 30,000 पे टैक्स दूंगा हर महीने का, ठीक है। लेकिन कानून कहता है कि नहीं भाई, जो तुम्हारे बिहाफ पे अप्लाई कर दिए गए, जैसे प्रोविडेंट फंड में जमा करवा दिए गए, ये भी तो तुम्हें ही बेनिफिट मिलना है ना, अल्टीमेटली तुम्हारी सैलरी का ही हिस्सा था। अगर तुम ये कहीं और ना अप्लाई करवाते, तुम्हारे बिहाफ पे ना लगते, तो ये भी तुम कैश में ले रहे होते, तो ये भी ऐसे ही समझा जाएगा कि तुम्हें सैलरी मिल गई है। या अगर तुमने ये जो 10,000 का कहा कि मेरे क्लब का बिल जमा करवा दिया जाए, अब तुम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो मैंने कैश में नहीं लिया तो इसके ऊपर मैं टैक्स नहीं दूंगा। भाई ये तुम्हारी सैलरी का ही पार्ट था, वो तो तुमने इंस्ट्रक्शन दे दी अपने एम्प्लॉयर को कि ये मेरे ना जिम के अगेंस्ट फी जमा करवा दे, तो ये भी आपकी सैलरी का ही पार्ट समझा जाएगा, ठीक है। फिर अगर कानून के तहत अगर तुमने जो है वो कुछ किया है, मतलब तुमने कुछ डिफॉल्ट किया हुआ है किसी भी कानून के तहत, तुम्हें जो है ना तुम्हारे बिहाफ पे पैसे जो है वो एम्प्लॉयर को देने पड़ गए हैं, सही कि इस केस के अंदर हमने इसमें कैश में ले लिया 30,000, 2,000 इधर दे दिया, 10,000 इधर दे दिया, बाकी उसके रह गए थे 8,000 रह गए थे उसके। हाँ जी, 8,000 रह गए थे। उसमें से कि अंडर लॉ जो है, अंडर लॉ उसने 5,000 जो है ना उसके एम्प्लॉयर ने कहीं पे जमा करवा दिया, अभी भी 3,000 रहते हैं, वो मैं बताता हूँ क्यों मैंने रखे हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही समझा जाएगा कि उसको सैलरी मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट सी है, वो है मेड अवेलेबल टू पर्सन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये 3,000 उसको देने के लिए एम्प्लॉयर रेडी है, हो सकता है उसने 3,000 का चेक भी दे दिया उसे, ठीक है, चेक भी दे दिया। अब ये मिस्त्री जानबूझ के उस चेक को कैश नहीं करवा रहा, क्यों, क्योंकि मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी यही समझा जाएगा कि भाई ये तुम्हें मिल चुकी है सैलरी, ठीक है। तो मेड अवेलेबल का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर हैज हैंडेड ओवर द चेक टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय द बेनिफिट इन काइंड ऑफ कैश, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो आपको कैश के समय में दे रहा हो या उसको इन काइंड दे दे बेनिफिट, सैलरी का जो है ना 3,000 का, इसको 3,000 का ये भी हो सकता था चेक दे दिया, या ये 3,000 का कहेगा भाई ये 3,000 की जगह जो है ना तुमने कुछ और चीज़ लेनी है तो ले लो, तो ये हो सकता है कि ये सर आप ना मुझे 3,000 का ही अपना कैलकुलेटर दे दें, तो ये कैलकुलेटर ले जाए। इन काइंड में भी अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब यही है कि अब वो आपने रिसीव कर लिया है, ठीक है। जैसे कि चेयर्स गिवन टू एम्प्लॉय इंस्टेड ऑफ सैलरी, तो बेनिफिट इन काइंड भी आप ले सकते हो। तो ये सारी सिचुएशंस क्या हैं जब ये समझा जाएगा कि आपको सैलरी रिसीव हो गई है, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा इसको जो है ना जल्दी से पढ़ते हैं ताकि एक दफ़ा हम इसको कंक्लूड कर सकेंगे ये हुआ क्या। व्हेन अ सैलरी इज ट्रीटेड टू बी रिसीव, कब समझा जाएगा कि सैलरी रिसीव हो गई है। अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट, अमाउंट या कोई बेनिफिट या कोई पर्क, ये समझा जाएगा कि रिसीव हो गया इफ एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन, ठीक है, उसके बैंक में चले गए हो या कैश में उसको मिल गए हो। applied on behalf of the person, applied at instruction of the person, applied under any law और made available to the person, ठीक है। तो ये बेसिकली समझा जाएगा इन सिचुएशंस में कि बंदे को सैलरी मिल गई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक दो और पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमने ये कहा कि इन द मंथ ऑफ जून 2018 पीटीसीएल रिकॉर्डेड सैलरी पेएबल इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉय, जिसका नाम था मिस्टर शफकत, ठीक है। द सैलरी विल बी पेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। जून के महीने में 2008 में उसने सैलरी पेएबल रिकॉर्ड कर दी और वो पे कब हुई, जाके जुलाई 2008। इस द सैलरी विल बी अज्यूम्ड एज रिसीव्ड इन जून 2008,
ये जो मिस्टर शफकत है इसके लिहाज से देखा जाए तो क्या मिस्टर शफकत को जून में 2008 में कोई सैलरी मिली है? मतलब टैक्स ईयर 2008 जो है इसके अंदर उसको कोई सैलरी इनकम आ रही है? तो नहीं, कोई नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इसको जुलाई में मिल रही। ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा? नो सम रिसीव्ड इन जून। ठीक है, तो ये इसका जो है कंक्लूजन है। अच्छा, नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं, सैलरी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ अ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। सैलरी जो रिसीव हो रही होती है वो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर्स में हो सकती है। अच्छा, इस पॉइंट को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।